आपके पास प्रिंट आउट आ जाएंगे, जो 21 पॉइंट एजेंडा आपके हाथों में होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, हम सबके मार्गदर्शक, और समय समय पे हम सब लोगों को जो है इस मूवमेंट में हमें हौसला बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बहुत अमूल्य समय दे करके यहाँ पर वो आज इस भोपाल डिक्लेरेशन चैप्टर 2 को सफल बनाने के लिए और हमको मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। मैं आदरणीय नेशनल कोऑर्डिनेटर के राजू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से उनको स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित सम्मानित दिग्विजय सिंह जी, उदित राज जी, विक्रांत बुरिया जी, मार्कम जी, मनोज राजा जी और कंवर जी, सभी साथियों, आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। जय भीम, जय संविधान। मैं केवल 10 मिनट में 2 बिंदु पर मेरा सोच आपके सामने रखना चाहते हैं। नंबर 1, नेक्स्ट 1 ईयर के बाद 2027 जनवरी 13 हम सभी भोपाल में भोपाल डिक्लेरेशन 2.0 हम रिलीज करेंगे। मगर नेक्स्ट 1 ईयर में वो भोपाल डिक्लेरेशन 2.0 को हम कैसा शेप देना, उसका प्रोसेस के बारे में कुछ सोच आपके सामने मैं रखना चाहते हैं। सबसे पहले ये डिक्लेरेशन केवल मध्य प्रदेश को लिमिट नहीं करना, क्योंकि इतिहास में भोपाल डिक्लेरेशन को एक हिस्सा है। भोपाल डिक्लेरेशन से दलित और आदिवासियों में बहुत होप जनरेट हुआ उसी टाइम में। इसलिए वो एनर्जी लेवल्स हम हर एक स्टेट को लेके ये डिक्लेरेशन को पैन इंडिया बनना चाहिए। इसलिए आप सभी इसके बारे में सोचना, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना, कैसा हर एक स्टेट में दलित, आदिवासी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से संवाद कर सके। हर एक स्टेट में कांग्रेस पार्टी लीडर्स, वर्कर्स से संवाद कर सके, क्योंकि जस्ट लाइक भोपाल डिक्लेरेशन, आप सभी को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते, 2004 से अभी तक आप एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टोस, आप if you look at those manifestos, they also bring out lot of these demands to be fulfilled. So देश में केवल कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे पर फोकस रखा, डिस्कशंस किया, वादा किया और कई वादों फुलफिल करने के लिए कोशिश किया। आप सभी को मालूम है यूपीए 1-2 में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में है, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से कई प्रो दलित, प्रो आदिवासी लेजिस्लेशंस, प्रोग्राम्स अनाउंस हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। वो काउंसिल में काम करने का अवकाश हमको मिला। मैं क्लोजली देखा कैसा सही आदिवासी और दलित का बिंदु पर इतना इफेक्टिव चर्चा हुआ। कुछ पॉलिसीज भी, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन इधर से निकाला हुआ। और उसके बाद 2017 में
कांग्रेस पार्टी पहली बार एक इंटरनेशनल वर्कशॉप फर्स्ट फॉर जस्टिस बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। उसमें दलित सेंट्रिक बेंगलुरु डिक्लेरेशन भी रिलीज किया। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट सुझाव ये है, ये सभी मुद्दे आप लेके हर एक स्टेट में आप डिस्कशंस, बिकॉज भोपाल डिक्लेरेशन को एक ब्रांड वैल्यू है। सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दलित इंटेलेक्चुअल्स उसमें शामिल होंगे, ये कर सके। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेरी रिसेंटली कांग्रेस पार्टी ने SC एडवाइजरी काउंसिल विद ऑल टॉप दलित लीडर्स इन द कंट्री के साथ एक एडवाइजरी काउंसिल बना गया। वो एडवाइजरी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस पार्टी को दलित का पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशंस के बारे में एडवाइस देने के लिए। लाइकवाइज आदिवासी एडवाइजरी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट किया विद टॉप आदिवासी लीडर्स इन द कंट्री। मेरा सुझाव यह है, ये भोपाल डिक्लेरेशन आप एक काउंसिल के सामने लेके इसके बारे में हर स्टेट में डिस्कशन करके एक शेप भी दे सके। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है, जो डिमांड्स हम भोपाल डिक्लेरेशन 2.0 में हम रखेंगे, वो डिमांड्स पर पूरा एंटायर ईयर लोगों के बीच में डिस्कशन होना, मीडिया में कुछ न्यूज आर्टिकल्स आना, कुछ इंटेलेक्चुअल्स इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखना, और हर एक डिमांड का लेकर एक पेपर तैयार करना, कुछ डिमांड्स के बारे में कुछ ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस भी हम तैयार करके प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में पार्लियामेंट में हम इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि ये डिमांड्स को बहुत अच्छी तरफ पब्लिसिटी आएगा, पब्लिक में डिमांड होगा, ताकि आप सभी को मालूम है जो डिमांड्स हम रखते हो वो डिमांड करने के लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए। पॉलिटिकल विल तब होगा जब लोगों से ये डिमांड पर बहुत उम्मीद नजर आए तो पॉलिटिकल विल पैदा होगा। ये काम करना चाहिए। ये तीनों मुद्दे प्रोसेस के बारे में आप लोग सोच के आगे जाने के लिए मेरा सुझाव है। और नेक्स्ट एरिया वेर मैं कुछ बात करना चाहते, आपका भोपाल डिक्लेरेशन 2.0 में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आप मिस नहीं करना, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में मैं बात करना चाहते। सबसे पहले आप सभी को मालूम है 21st सेंचुरी दलित आदिवासी का एस्पिरेशंस डिफरेंट लेवल में है। हम वो एस्पिरेशंस को नजर रख के कुछ डिमांड्स हम ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसमें मेरा अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पिरेशन ऑफ दलित और आदिवासी ये है, आज देश का वेल्थ में, देश का इनकम में, देश का अपॉर्चुनिटीज में, देश का इंस्टीट्यूशंस में हमारा हिस्सा क्या है। आज दलित और आदिवासी आर रेजिंग दिस इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम
ये पूरा देश का वेल्थ, इनकम, अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल पावर, इंस्टीट्यूशंस में हमारा हिस्सा क्या है? ये प्रश्न को समाधान ढूंढने के लिए मैं एक एक्सरसाइज किया, इसके बारे में केवल 2 मिनट में अवगत करना चाहते। मैं एक एक्सरसाइज किया लास्ट ईयर में, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट जो है, जो बजट किधर जाते हैं, कौन वो बजट से फायदा लेते हैं, मैं एक स्टडी किया। उसमें ये पता चला, मैं आपको सामने ये डेटा केवल 2 मिनट में रखना चाहते। बड़ा बड़ा 15 माइनिंग ऑक्शंस हुआ, बहुत पैसा उससे कुछ लोग उनका हाथ में लिया। उसमें एक भी दलित और आदिवासी बेनिफिशियरी नहीं है। 26 पावर परचेज एग्रीमेंट्स कुछ स्टेट्स में, उसमें बहुत मनी इज इन्वॉल्व। वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स में एक दलित और एक आदिवासी भी नहीं है। और नेशनल हाईवे, बड़ा बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट्स भी, मैं सभी रोड कॉन्ट्रैक्ट्स का लिस्ट लाके, जो लोग वो कॉन्ट्रैक्ट्स विन किया, उनका जाति मैं देखा, एक भी SC ST नहीं आई। 13 एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हुआ, जो लोग मालिक बना, उनका जाति मैं पता किया, एक भी SC ST नहीं आई। 28 माइनर पोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन हुआ, एक SC एक ST भी नहीं आई। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक भी SC ST कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप सभी को मालूम है, हर एक साल फसल बीमा योजना में थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स जाता है, उसमें 13 कंपनीज वो पैसा कमाते हैं, एक वो कंपनी में एक SC ST बोनर नहीं है। और फर्टिलाइजर्स सब्सिडी का 45 कंपनीज, मैं उनका बोनस का जाति देखा, एक भी SC ST नहीं है। उसके अलावा देश का जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मीडिया, जुडिशरी, उसमें भी हमारा हिस्सा बहुत कम है और 0 है। और आप सभी को याद है, एक बार राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में एक आंकड़ा दिया, ये देश का मैनेज करने के लिए 90 यूनियन सेक्रेटरीज है, उसमें केवल 3 शेड्यूल कास्ट है, मगर जो डिपार्टमेंट्स वो शेड्यूल कास्ट सेक्रेटरीज संभालते हैं, वो डिपार्टमेंट केवल 2% ऑफ बजट कवर करते हैं। आपको पता चलेगा क्या पावर है। इसलिए हमारा सबसे डिमांड ये होगा, देश का वेल्थ, इनकम, अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल पावर, इंस्टीट्यूशंस में दलित और आदिवासी का 25% हिस्सा होना चाहिए। ये मेरा सबसे पहले बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है, आप सभी को मालूम है, हर एक साल बजट प्रेजेंटेशन करने के एक दिन के पहले एक एकेडमिक सर्वे रिपोर्ट रिलीज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो एकेडमिक सर्वे रिपोर्ट में पूरा 1 ईयर में क्या प्रोग्रेस हुआ इकोनॉमी में, क्या तकलीफ है, सभी आंकड़ा दिखता है। हमारा डिमांड होगा उसके साथ एक एनुअल सोशल जस्टिस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में प्लेस करना। वो रिपोर्ट में दलित और आदिवासी का स्टेटस अक्रॉस वेरियस डेवलपमेंटल पैरामीटर्स, एजुकेशन एक्सेस, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सिविल लिबर्टीज, सभी के बारे में दलित और आदिवासी का सिचुएशन क्या है, वो रिपोर्ट में हम देखना चाहिए, ताकि हम सभी में एक डिमांड
फायदा होगा। अनलेस यू नो वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट डू यू नो, हाउ डू यू फाइट। इसलिए मैं ये एनुअल सोशल जस्टिस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करने के लिए हम डिमांड करना। तीसरा पॉइंट, आज आप सभी को मालूम है मनुवादी का मेन बिंदु क्या है, आप सभी को मालूम है। मनुवादी का मेन बिंदु यह है दलित और आदिवासी नहीं पढ़ना, ये मेन बिंदु। दे शुड नॉट गेट एजुकेटेड। इसलिए इंडिया इज द ओनली स्टेट डिस्पाइट 75 years a quality education for Dalits or Adivasis we have not been able to give. This is a fundamental failure of our government. We fail to give quality education to Dalits and Adivasis. Why? All our हमारा कई आदिवासी दलित चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी बहुत कम हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर, और ज्यादा इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर में पैदा हुआ। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा ये क्लियरली बताता है मोर देन 70% एजुकेशन आज प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। मगर वो प्राइवेट सेक्टर में सीट देने के लिए, फीस पे करने के लिए दलित और आदिवासी का कैपेसिटी नहीं है। इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट में 2006 ने एक संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन किया 2006 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 93। उसमें ये कहा देयर शैल बी रिजर्वेशंस फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज in government and also private education institutions. जो reservations in higher education institutions in government आपका स्टेट का लीडर अर्जुन सिंह ने इंप्लीमेंट किया, मगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अभी तक रिजर्वेशंस नहीं आया। इसलिए हमारा डिमांड ये होगा हर एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी को रिजर्वेशन होना, उनका पूरा फीस गवर्नमेंट पिकअप करना। ये क्योंकि हमारा ये डिक्लेरेशन में जो मुद्दे पर बहुत इंपैक्ट रहेगा वो मुद्दे में हम नहीं छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आज रिजर्वेशन का क्या फायदा है? रिजर्वेशंस, गवर्नमेंट जॉब्स आर कमिंग डाउन फॉर 2 reasons। एक है पूरा पब्लिक सेक्टर्स प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसलिए वो जॉब्स कम हो रहा है। दूसरा ये है जो नीचे 4th क्लास 3rd क्लास जो जॉब्स है, वो जॉब्स आजकल आउटसोर्सिंग हुआ। मेरा पूरा जीवन में मैं देखा जो दलित आगे बढ़ा वो कुछ 4th क्लास जॉब 3rd क्लास जॉब लेके आगे बढ़ा। आज ऐसा नहीं है, पूरा आउटसोर्सिंग में कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम डिमांड करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट को अंत करना और पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना, ये हमारा डिमांड होगा। और मैं कई एनुअल बजट को बहुत क्लोजली एग्जामिन किया, कई स्टेट्स का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनुअल बजट क्या है, पैसा किधर जा रहे, कौन सा कम्युनिटी की बेनिफिट होता है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट से कम 25% बेनिफिट एससी एसटी जाना चाहिए, मगर 5% भी नहीं जाता है। स्टेट में भी हालत ऐसा है। इसलिए हमारा डिमांड ये होगा बजट में 25% अलग रखो,
और उनको शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान करके केवल SC/ST फैमिलीज का डेवलपमेंट एक्सेलरेट करने के लिए इन्वेस्ट करना। SC/STs का डेवलपमेंट तेज से चलना, then only gaps between SCs and others will come down. If you don't accelerate, gap will continue. इसलिए हमारा डिमांड होगा, there shall be a central legislation to bring Scheduled Caste Sub-Plan Act, Tribal Sub-Plan Act at the Government of India level and all the states. UPA टाइम में ये legislation कैबिनेट तक, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से कैबिनेट तक गया, मगर उसी टाइम में इलेक्शंस आया, वो पारित नहीं हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, मगर स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान का कानून बना। उससे बहुत फायदा ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट को मिल चुका। मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। ये क्या हम ये मुद्दे डिस्कस कर सके पता नहीं, मैं आपको सामने रखना चाहते, मे बी मेनी मे नॉट एग्री विद दैट। ये है क्या दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड हम शुरू कर सके नहीं। मैं क्यों ये बात करना चाहते, बहुत स्पष्ट रूप से हमको पता चला आजकल हमारा SC/ST MLAs जो उम्मीद हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दलित आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव का ऊपर है, वो उम्मीद वो फुलफिल नहीं कर सके, क्योंकि वो सभी का वोट मांगना चाहिए। ये हकीकत का बात है। दूसरा बात यह है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 10 साल ये मुद्दे पर रिसर्च करके एक पेपर लाया। पूरा 10 साल में पार्लियामेंट में SC/ST MPs कौन सा मुद्दे पर बात किया, वो एग्जामिन किया, वो स्टडी किया। बहुत कम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू SC/STs दलित और आदिवासी के मुद्दे पर बात रखा। सो अंबेडकर जी का जो उम्मीद है, वो दलित इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दलित और आदिवासी के इश्यूज पर काम करना, उनका मुद्दे पार्लियामेंट में रेज करना, मगर वो मुद्दे रेज करने के लिए पार्टी का परमिशन चाहिए। पार्टी ऐसा परमिशन नहीं देते हैं। ये मुद्दे पर हम बात करना, अदरवाइज क्या है, व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग रिजर्वेशन। नेक्स्ट, आजकल आप आंकड़ा देखें तो यू फील लाइक क्राइंग। इन IITs, IIMs, हमारा दलित आदिवासी स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड। नंबर इज गोइंग अप ईयर आफ्टर ईयर। इसलिए राहुल गांधी जी ने डिमांड किया, कमिट किया, एक रोहित वेमुला, आप सभी को मालूम है रोहित वेमुला का इंसिडेंट। रोहित वेमुला एक्ट to prevent or deal with discrimination in higher education institutions, ये जरूर चाहिए। आजकल बहुत आर्टिकल्स हम देखा कैसा IIMs, IIT, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दलित और आदिवासी चिल्ड्रन आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। इसके बारे में एक कानून चाहिए। कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट वो कानून को एक ड्राफ्ट बनाया। तेलंगाना में भी कांग्रेस गवर्नमेंट वो कानून तैयार करने के लिए काम शुरू किया। ये भी हमारा डिक्लेरेशन में होना चाहिए। और आदिवासी के बारे में आप सभी को मालूम है क्या, मोर टाइम, 5 मिनट्स। आप सभी को मालूम है आदिवासी के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस संविधान के बारे में बात हुआ, उसी टाइम में जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा आपको
डेमोक्रेसी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप आदिवासी का समाज को पढ़िए, आपको जानकारी रहेगा। इसलिए उनका डिमांड पर शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमी है। पीसा एक्ट उनका रूल्स इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमी है। इसलिए हमारा डिमांड ये होगा वो शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंटेशन गवर्नर्स का हाथ में रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर आजकल गवर्नर्स आरएसएस का आदमी हुआ। इसलिए हमारा डिमांड होगा ये शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 का इम्प्लीमेंटेशन पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी शेड्यूल ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का हाथ में देना पड़ेगा। और जो ये पीसा रूल्स स्टेट्स में बना, वो सभी रूल्स को रिव्यू करके और एक बार वो रूल्स को मॉडिफाई करके पूरा पीसा को कंफर्म करने का रूल्स तैयार करके हर एक स्टेट में वो रूल्स इंप्लीमेंट करना। और फाइनली आज हम हमारा डिक्लेरेशन में मनरेगा को फिर वापस लाने के लिए हमारा डिमांड रहना पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा से कई एससी एसटी फैमिलीज को बहुत अच्छा फायदा मिला। इसलिए हमारा बीजेपी गवर्नमेंट ये एससी एसटी एग्रीकल्चर लेबर इंडिपेंडेंट नहीं रहना, उनके इनकम सिक्योरिटी नहीं रहना, उनको डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कोई सुविधा नहीं होना, इसलिए लास्ट 20 ईयर्स से ये मनरेगा से एससी एसटी फैमिलीज में बहुत फायदा मिला। उनको इनकम लेवल्स बढ़ा, उनके इनकम सिक्योरिटी आया, डिस्ट्रेस माइग्रेशन कम हुआ। इसलिए आज वो मनवाद बेसिस पर वो मनरेगा को खत्म किया। हम ये मनरेगा को फिर लाने के लिए हम डिमांड रखना चाहिए। और फाइनली ये रिजर्वेशन इन जुडिशरी इज अ मस्ट, that has to be clearly detailed, and out for 33% reservation for women in the assembly and parliament, which is going to be effective in the next elections. हमारा डिमांड ये होगा वो 33% में एससी एसटी को भी हिस्सा होना पड़ेगा। इन्हीं कंसेप्ट से मैं आप सभी से विराम लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।